Hello friends, very good evening. Friends, today I am going to explain some important questions uh, based on Walt Whitman, an American poet. As far as Walt Whitman was concerned, he was born in 1819 and died in 1892. So, जहाँ तक इस सेशन का सवाल है तो ये सेशन यूपी पीजीटी साथ ही साथ अदर एग्जाम्स जैसे बीपीएससी और आरपीएससी साथ ही साथ एमपी पीजीटी झारखंड पीजीटी हर जगह के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, तो इसलिए बिना देरी किए हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव पोइट किसे माना जाता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एमिली डिकिंसन, वॉल्ट विटमन। तो जहाँ तक रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका का सवाल है तो वो कोई और नहीं बल्कि ही वॉज वॉल्ट विटमन। एंड वॉल्ट विटमन के बारे में आप लोग जानते हैं कि वॉल्ट विटमन 1873 के आसपास इनको पैरालिसिस स्ट्रोक होता है और 19 साल 19 इयर्स ये इनएक्टिव रहते हैं। तो बड़ा बड़ा संघर्षों भरा जीवन रहा है वॉल्ट विटमन का। और जहाँ तक वॉल्ट विटमन का और सवाल है तो वॉल्ट विटमन थ्रू आउट द लाइफ अनमैरिड रहे। नेक्स्ट, आई एम द पोइट ऑफ बॉडी एंड आई एम द पोइट ऑफ सोल। आई एम द पोइट ऑफ बॉडी, मैं शरीर का कवि हूँ और मैं आत्मा का कवि हूँ। ये बात किसने कही? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इमर्सन, एमिली डिकिंसन, वॉल्ट विटमन। तो ये बात वॉल्ट विटमन ने ही कही। लेकिन जहाँ तक सवाल, अब पहले हम देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी देख लेते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी अमेरिका के बहुत ही शानदार पोइट रहे हैं। 4 टाइम्स पुलिट्जर प्राइज विनर ये रहे हैं। और इनके बारे में एक चीज़ ये है, कहा जाता है कि इनका जो साहित्यिक जीवन रहा है पूरी तरह से नेचर पे आधारित रहा है। इनको एक प्रकार से हम अमेरिका का वर्ड्सवर्थ मान सकते हैं। और R.W. इमर्सन की जो पोइट्री होती थी कहीं न कहीं मतलब नॉलेज से भरी होती थी। इनकी जो पोइट्री थी वो उसमें स्पिरिचुअलिज्म पाया जाता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन फैक्ट। तो व्हाट वाज द एज ऑफ विटमन व्हेन लीव्स ऑफ द ग्रास when leaves of the grass appeared first? वॉल्ट विटमन का जीवन काल वो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। आई हैव मेंशन्ड अबाउट हिम, अबाउट हिज बर्थ एंड डेथ। सो ऑप्शन ए 30 इयर्स, यानी लीव्स ऑफ द ग्रास कितने वर्ष की आयु में इन्होंने प्रकाशित किया था? तो ऑप्शन ए 30 इयर्स, ऑप्शन बी 35 इयर्स, ऑप्शन सी 36 ईयर और ऑप्शन डी 39 इयर्स। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है फ्रेंड्स, तो वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 35 इयर्स। नेक्स्ट, ड्रम टैप्स एक पोइट्री कलेक्शन है बाय वॉल्ट विटमन। और ये कब आया? 1865 में आया। सीरीज ऑफ पोइम्स, इसमें बहुत कई पोइम्स थी। और ये किसके पेन से लिखा गया? तो वॉल्ट विटमन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पीबी शेली और इमर्सन। तो पीबी शेली के बारे में भी जान लीजिए। पीबी शेली एक रोमांटिक पोइट थे और
1792 में इनका जन्म होता है और 1822 में इनका निधन हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ड्रम टैप्स, विच वाज पब्लिश्ड इन 1865. इट वाज रिटन बाय वॉट विटमन। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट रियलिटी एंड डेयर नॉट क्वेश्चन इट। मैं सच्चाई को स्वीकार करता हूँ एंड डेयर नॉट क्वेश्चन इट, और उस पर सवाल उठाने की भी हिम्मत नहीं है। मटेरियलिज्म फर्स्ट और लास्ट इम्बुइंग, ये बात किसने कही और ये बात किसने लिखी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एमिली डिकिंसन, ऑप्शन सी R.W. इमर्सन और ऑप्शन डी वॉट विटमन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लीव्स ऑफ द ग्रास अपीयर्ड ऑन। लीव्स ऑफ द ग्रास, जो एक प्रकार से इसको बोला जाता है क्या, एक प्रकार से इसको हम ये बोल सकते हैं बुक ऑफ डेमोक्रेसी। तो लीव्स ऑफ द ग्रास, ये इनकी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रचना है और इसको एक प्रकार से अमेरिका का इपिक भी माना जाता है। अमेरिका में इसको लोग इपिक भी मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, द 4th of July 1855, the 5th of July 1855, 6th of July 1855, या none of these. So correct answer option number A, Leaves of the Grass was published on 4th of July 1855. As far as this पोइट्री कलेक्शन इज कंसर्न, तो ये जो पोइट्री कलेक्शन है, ये इसका जो प्रकाशन है वो कितने बार हुआ है? 9 टाइम्स, 9 बार इसको पब्लिश किया गया है, 9 बार। और पहली बार में केवल 12 पोइम्स थी, पहली बार में 12 पोइम्स थी, इसके बाद फिर 20 पोइम फिर बढ़ी और इस तरह करके जो अंतिम संकलन इसका आया था वो 1891 के आसपास आया था। नेक्स्ट, लीव्स ऑफ द ग्रास अपीयर्ड ऑन। नेक्स्ट, I celebrate myself and what I assume you shall assume. I celebrate myself and what I assume you shall assume, for क्योंकि every autumn belonging to me as good belong to you. Robert Frost, Dickinson, Emerson, Walt Whitman. So correct answer is Walt Whitman. Next, हाउ मैनी एडिशन केम आउट ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास की कितनी एडिशन? तो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। सो इट वॉज पब्लिश्ड इन 9 एडिशन। नेक्स्ट, द फीमेल इक्वली विद द मेल आई सिंग। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड दिस लाइन had been asked frequently in teaching exams. तो आई द फीमेल इक्वली विद द मेल आई सिंग, यानी यहाँ पर इनका कहने का सवाल है कि मैं जितना पुरुषों के लिए लिखता हूँ उतना ही मैं महिलाओं के लिए भी लिखता हूँ और मेरे पास किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है। तो ये लाइनें कहाँ की? वन सेल्फ आई सिंग, या गिफ्ट आउटराइट, कैप्टन माय कैप्टन, आई हियर इट वाज चार्ज अगेंस्ट मी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन सेल्फ आई सिंग। वेरी ब्यूटीफुल पोइम, अगर आपने नहीं पढ़ी तो इसको पढ़िए जरूर। एडम एंड यू अपीयर, देन देयर मैरिड प्रोगेनी आफ्टर देम, wandering earning, curious with restless exploration. These lines appear in Whitman's Prayer of Columbus, Whitman's Passage to India, Whitman's Captain My Captain. So dear friends, you should understand that Whitman's Passage to India, this is a very religious and spiritual poem, and from this poem the above lines uh, have been taken. So option number B is correct. Next,
nature and man shall be disjoined. Nature and man shall be disjoined and diffused no more. The true Son of God shall absolutely fuse them. तो ये लाइन कहाँ की है? तो ये भी कहीं ना कहीं नेचर एंड मैन, दिस इज द की बाय विच यू कैन easily understand that this poem, these the above lines have been taken from the poem which option A, Whitman's Prayer of Columbus, option B, Whitman's Passage to India, option C, Whitman's Captain, My Captain, none of these. So correct answer is option number B, Whitman's Passage to India. Next, the Whitman's, what Whitman makes a reference of Suez Canal और वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक, इसका जो उल्लेख है इन्होंने कहाँ किया है? तो ये जो टर्म्स हैं इसका उल्लेख इन्होंने पैसेज टू इंडिया में किया है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. One of Whitman's poem abounds in spiritual touch and transcendentalism. तो ट्रांसेंडेंटलिज्म का जब भी उल्लेख होता है वार्ड विटमन के संबंध में, तो एक ही पोइम है, नेटिव मूवमेंट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, अ पैसेज टू इंडिया. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. With these kisses let me remove your tears. This line is from Whitman's. तो ये कानपुर यूनिवर्सिटी में तो एमए में भी प्रेस्क्राइब्ड है और वहाँ पर ये पोएम पढ़ी जाती है. ऑन द बीच एट नाइट, नेटिव मूवमेंट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी. सो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ऑन द बीच एट नाइट. वेरी ब्यूटिफुल पोएम इट वॉज. The truth must dazzle gradually. The truth must dazzle gradually. This line is from Whitman's. Tell all the truth. Yes. Native movement, song of myself, crossing Brooklyn ferry. तो टेल ऑल द ट्रूथ नामक पोएम से ये ऊपर वाली लाइन ली गई है. नेक्स्ट, अ शिप इमेज इन. एक पोएम ऐसी है जहां पर शिप का उल्लेख हुआ है. ओ कैप्टन माई कैप्टन 1865. और व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लम, वेरी ब्यूटीफुल एलेजी. और ये अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर ये भी लिखा गया है और ऊपर वाली पोएम भी लिखी गई है. और क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, अ पैसेज टू इंडिया. तो जो शिप इमेज का जो उल्लेख हुआ है, शिप वाज कंपेयर्ड टू व्हाट? अमेरिका. एंड इट दिस पोएम वाज रिटन ड्यूरिंग द सिविल वॉर. So option A is correct. Oh captain, my captain. When lilac last in the dooryard bloom, each an elegy on the death of. So answer of this question already mentioned in the previous question. So lilac lost in the dooryard bloomed, ये पोएम अब्राहम लिंकन के मृत्यु पर लिखी गई है, जब उनकी कोई अनजान व्यक्ति हत्या कर देता है, और वो भी तब जब सिविल वार को लगभग उन अब्राहम लिंकन अपने प्रयासों से ख़त्म कर देते हैं, समाप्त करवा देते हैं, तो कोई असंतुष्ट व्यक्ति उनकी हत्या कर देता है. और उस पर ये बहुत ही खूबसूरत एलेजी लिखा है. किसने? वार्ड विटमन ने. तो ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन बिल्कुल क्लियर है. कैनेडी नहीं. वॉशिंगटन बिल्कुल नहीं. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, हियर कोफिन दैट स्लोली पास, आई गिव यू माई स्प्रिक ऑफ लिलाक. और तो ये भी बिल्कुल क्लियर है. लाइलाक is the key by which you can easily understand the poem name. O captain, my captain, be when lilacs last in the dooryard bloomed. और I hear it was charged against me, और none of these. जहाँ तक I hear it was charged against me का सवाल है, तो पहले इसका नाम I hear it is charged against me, ये कब? 1860 में. 1860 में पहली बार जब ये लिखा गया, तो यहाँ पर वाच की जगह पर इन हुआ करता था, इज हुआ करता था. और इसके बाद जब 1867 में ये आया,
तो यहाँ पर इज की जगह पर वॉच कर दिया गया। नेक्स्ट, डू आई कंट्राडिक्ट माई सेल्फ वेरी वेल, देन कंट्राडिक्ट माई सेल्फ। सो डू आई कंट्राडिक्ट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ is a term by which you can easily find out the poem. So native poem, option A, option B, Song of Myself, option C, Crossing Brooklyn Ferry, or option D, A Passage to India. So dear friends, correct answer is option number B, Song of Myself. So dear friends, आज बस इतना ही, और इसके बाद इसका जो पार्ट 2 है वो लेकर के मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, इतना मान के चलिए कि अगर वार्ड विडमन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपी पीजीटी, तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आज बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।